नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 105 के चैप्टर नंबर 6 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपने भाग 1 वाला लेक्चर नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को सुन लीजिए ताकि आगे इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो पार्ट 1 में हमने यह चर्चा करी थी कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, और इसके साथ साथ चच नामक किस प्रकार से अरब आक्रमण का साक्ष्य है, मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार से भारत में आक्रमण करता है और उसके आक्रमण का क्या प्रभाव भारत में पड़ता है। आज जो हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से करेंगे कि अरबों की सिंध पर विजय क्या कोई प्रभावशाली थी या ये विजय सिर्फ एक लूट तक ही केंद्रित थी और इसका कोई परिणाम भारतीय राजनीति पर नहीं पड़ा। तो ऐसे में अरबों की सिंध पर जो विजय है उसमें इतिहासकार दो गुटों में बढ़ जाते हैं। एक गुट का ये कहना है कि अरबों का जो आक्रमण सिंध पर हुआ और उन्होंने जो सिंध को जीता, इसका आने वाली राजनीति पर कोई रिजल्ट नहीं रहा, आने वाली राजनीति पर कोई परिणाम नहीं रहा, इसलिए ये बगैर परिणामों की एक जीत थी। लेकिन वहीं इतिहासकारों का दूसरा गुट ये कहता है कि ऐसा नहीं है। अरबों की सिंध पर जो विजय थी वो एक दूरगामी परिणाम थी, ये एक व्यापक सोच थी जो आने वाले समय में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद जो गजनवी था इसके आक्रमणों का आधार थी। तो चलिए जानते हैं क्या क्या अरबों की सिंध पर विजय परिणामों वाली जीत थी या बगैर परिणामों वाली जीत थी। तो जब हम सिंध पर अरब की विजय की बात करते हैं तो स्टेनली लैंडपूल, एल्फिंस्टन जैसे जो विद्वान हैं इन्होंने कहा है कि अरबों की सिंध पर विजय का कोई परिणाम नहीं था, ये बगैर परिणामों की एक जीत थी, क्योंकि इसमें मुस्लिम अरबों और भारतीय शासक यानी कि मुसलमानों की बात की जाए, अरबों की बात की जाए या भारतीय राजाओं की बात की जाए, किसी की भी ना बड़ी विजय हुई और ना किसी की बड़ी पराजय हुई। क्योंकि देखिए, अगर कोई देश किसी देश को हराता है, कोई राजा किसी राजा को हराता है, तो जब तक उसकी राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन ना आए, जब तक उसकी सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन ना आए, जब तक उसकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ना आए, तब तक हम ये नहीं मानते कि उस युद्ध का कोई परिणाम निकला। क्योंकि एक युद्ध का कम से कम इतना तो परिणाम रहता है कि उस क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव आए। क्योंकि हारा हुआ गुट जीते हुए गुट की संस्कृति, जीते हुए गुट की अर्थव्यवस्था, जीते हुए गुट की राजनीतिक व्यवस्था को अपनाता है। लेकिन ऐसा तो उस समय कुछ नहीं हुआ। ऐसे में स्टेनली लैंडपूल, एल्फिंस्टन जैसे विचारकों का यह मानना है कि अरब की जीत का भारत के उपमहाद्वीप के इतिहास पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ा ही नहीं। वह शेष भारत के राजनीतिक और सैनिक स्थितियों को प्रभावित कर ही नहीं सकी, क्योंकि हमारा प्रशासन वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। अरब प्रशासन सिर्फ सिंध को जीत पाया, पूरे भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। अब भारतीय शासक अरबों को अपने सीमांत क्षेत्रों से बाहर निकालने और उनसे बगैर डरे अपने राज्यों पर शासन करते थे। अगर भारत की बात की जाए तो भले ही सिंध इस युद्ध को हार गया हो, लेकिन वो अरबों के जीतने के बाद भी अपने क्षेत्रों पर वहाँ के राजा शासन कर रहे थे। यानी कि अरबों का प्रभाव सिर्फ एक छोटे से भाग तक सीमित था। जबकि तुर्की में अगर बात की जाए तो तुर्की में अरबों ने अपने पैर पसार लिए थे, लेकिन भारत में वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, अरबों की जीत बगैर परिणामों वाली जीत नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं जो कि अगले चैप्टर में भी खासतौर पर बताए जाएंगे, जहाँ ये बताया जाएगा कि भले ही विजय का भारत के भूगोल पर, भारत की ज्योग्राफी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन कासिम एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था, वो बहुत अच्छा योद्धा था। उसने क्या करा, भारत के जो क्षेत्र थे उसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखा, क्योंकि वो एक अच्छा प्रशासन चलाना चाहता था। गैर मुसलमानों के साथ उसने उदारता की नीति अपनाई, और इसके लिए उसे जो ऑर्डर मिला था, आदेश मिला था, वो मिला था अपने चाचा हज्जाज का। तो गैर मुसलमानों के प्रति जो ये सहिष्णुता की उसकी नीति थी, टॉलरेंस की जो नीति थी, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की जो इसकी नीति थी, रीति रिवाजों और अपने परंपराओं को बनाए रखने की जो नीति थी, वो सिर्फ इसलिए थी ताकि भारतीय जनता में कोई विरोध ना हो जाए और एक लंबे समय तक शासन करने के लिए उनको अपने विश्वास क्षेत्र में लाया जाए। उसका बस सिर्फ इतना सा मानना था कि भारतीय लोग उसी प्रकार से टैक्स देते रहें जैसे सिंध के लोग दाहिर को देते थे, वैसे ही सिंध के लोग अब क्या करें, ये टैक्स हज्जाज को या फिर खलीफा या मोहम्मद बिन कासिम को देते रहें, बदले में उनकी संस्कृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
लेकिन इससे हमें यह भी पता चलता है कि मुस्लिम जगत भारतीय सामाजिक और राजनीतिक तंत्र की कमजोरी को पता लगाना चाहता था। वो ये जानना चाहता था कि भारत में जो फूट है वो किस स्तर तक है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए कुछ दिनों तक भारतीय राजनीति को स्वतंत्र रखने की जरूरत थी। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय बाजारों, भारतीय लोगों, भारतीय संस्कृति, हर एक को समझने के लिए उसमें घुसपैठ करनी जरूरी थी। और ये घुसपैठ थी जिसे हम टॉलरेंस की नीति कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर जब मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होगा, तुर्की मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा, तो एक तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था को लूटा जाएगा, जो कि इस चैप्टर में बताया भी जाएगा। इसलिए जो उच्च वर्ग पर लोग थे उन्हें उच्च वर्ग पर ही रहने दिया, ताकि उन लोगों को अपने विश्वास में लाकर राजनीति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए भारत की। इसके साथ साथ भारत और अरब संस्कृतियों के बीच में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा दिया गया। चाहे साहित्य की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, गणित का क्षेत्र या विज्ञान की बात हो, हर जगह हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर भारतीय किताबों का अरबी भाषा में अनुवाद किया जाएगा और वहीं अरबी संस्कृति भारत में दिखाई देगी। लाइक दैट यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि पहला हिंद अरब बौद्धिक संपर्क 771 में शुरू हुआ, जहाँ हिंदू खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत नामे की जो किताब थी उसकी एक प्रति बगदाद पहुँची। अब आगे चलकर जब ये जो किताब संस्कृत में लिखी गई थी वो बगदाद में जाकर अरबी भाषा में लिखी गई और उसे एक नाम दिया गया सिंध हिंद। इसका मतलब यह था कि भारत से साहित्य अब अरब देशों में जा रहा है और अरबी भाषा में उसका अनुवाद भी हो रहा है। तो क्या ये प्रभाव नहीं है किसी युद्ध का? इतना ही नहीं, भारत की जो चिकित्सा शास्त्र है उसमें 15 संस्कृत पुस्तकों का दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया, जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत जो कि सबसे ज़्यादा फेमस किताबें हैं उनका भी अनुवाद किया गया। भारत के जितने भी चिकित्सक थे, वैद्य थे, उनका बगदाद में बहुत आदर और सम्मान किया जाता था। बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ से भारतीय चिकित्सक जो थे वो वहाँ पर ले जाए गए। उदाहरण के लिए मनका एक ऐसे चिकित्सक थे, जब खलीफा हारून उल राशिद बीमार पड़ा तो उसका इलाज करने के लिए इन्हें ले जाया गया और इन्होंने इलाज भी किया और बहुत ज़्यादा सम्मान कमाया। इसके साथ साथ ज्योतिषों की अगर बात की जाए, इसके साथ साथ रेखा शास्त्र वाले लोगों की बात की जाए, तो अरब लोगों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया हुआ और ऐसे में उन्होंने कई भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया और अरब इतिहास में आज भी वो संरक्षित हैं। युद्ध की शासन कला, युद्ध कौशल, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, जादू टोने टोटके, पंचतंत्र की कहानियाँ, सबका अरबी में अनुवाद हुआ। तो ये साहित्यिक प्रभाव है जो अरब आक्रमण का हम पर पड़ा और इसका प्रमुख कारण ये था कि वो भारतीय सामाजिक क्षेत्र को समझना चाहते थे। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत का भी प्रभाव अरबी लोगों पर पड़ा है, जो कि अगले चैप्टर में और भी विस्तार से बताया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यदि प्रश्न आता है क्या अरबों की सिंध पर विजय बगैर परिणामों की जीत थी, तो आप इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में अपनी राय देंगे और 7 चैप्टर में जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ से इस आंसर को हम और भी बड़ा बना सकते हैं। लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको पूरे कोर्स की वीडियो अपलोड हो सकें। आगे चैप्टर में हमें यह बताया गया है कि जब मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर होगा तो उस समय पश्चिमी एशिया की राजनीति कैसी होगी, पश्चिमी एशिया की राजनीति किस प्रकार से इन दोनों आक्रमणकारियों को प्रेरित करेगी कि वो भारत पर आक्रमण करें। तो देखिए, जब किसी को अपने घर से भगाया जाता है तभी वो दूसरे क्षेत्र में जाकर शासन करता है। बिल्कुल यहाँ पर सीन क्या होगा, पश्चिमी एशिया की राजनीति बात करें हम, मध्य एशिया की राजनीति की बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर ना लगातार उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ होती रहेंगी। हर एक शासक ये चाहेगा कि वो दूसरे शासक को हरा के सत्ता हासिल कर ले। सत्ता की इस लड़ाई में कुछ लोग जीतेंगे और कुछ हारेंगे। जो जीतेंगे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे, जो हारेंगे वो दूसरे क्षेत्र में जाकर युद्ध लड़ेंगे। अगर वो युद्ध जीतते हैं तो उस क्षेत्र के शासक वो बन जाएंगे, अगर वो युद्ध हारते हैं तो वापस अपने क्षेत्र वापस चले जाएंगे। तो बिल्कुल सीन यही बना। 11वीं और 12वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, 11th एंड 12th सेंचुरी की बात की जाए, तो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी जैसे जो मुस्लिम थे, इन्होंने जो भारत पर आक्रमण किया उसका जो बेस था ना, वो मोहम्मद बिन कासिम ही तैयार करके गया था। अगर मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर हरा देता तो शायद अफगानी और तुर्की राजाओं की आगे हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भारत पर आक्रमण करते। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो युद्ध जीता और उसके बाद जो अपने ही लोगों को वो यहाँ पर छोड़ के चला गया, और ऐसे में भारतीय राजनीति के बारे में जो पहले से ही महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को पता था
उसके परिणामस्वरूप उनका रास्ता साफ था। देर थी बस एक शक्तिशाली सेना की जो कि आक्रमण करके भारतीय क्षेत्रों को जीत ले। तो मध्य एशिया की बात की जाए तो मध्य एशिया की स्थिति ऐसी थी जहां अराजकता लगातार अपना सर उठाए हुए थी, हर एक शासक युद्ध में लगा हुआ था। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा गया है, जहाँ ये बताया गया है कि 5वीं शताब्दी में अब्बासीद पश्चिमी एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। यानी कि वेस्टर्न एशिया की बात की जाए तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन से वंश का है? अब्बासीद। तो अब्बासीद साम्राज्य पश्चिमी एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य है। 9वीं शताब्दी के अंत तक ये स्थिति बदलने लग जाएगी। यह साम्राज्य अपनी ऊर्जा और संसाधनों का अधिकांश भाग मध्य एशिया में तुर्कों से लड़ने में खर्च कर देगा और आगे चलकर ये जो अब्बासीद साम्राज्य है ये कई भागों में बंट जाएगा। आगे चलकर यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे राजा को उदय होगा और इन सभी राजाओं को खलीफा क्या कर देगा? सुल्तान की उपाधि दे देगा, राजा की उपाधि दे देगा। क्योंकि मैंने पहले ही पिछले भाग में बता दिया था कि इस्लामी जगत में जो खलीफा है वही मुख्य गुरु है और वही सबको शासन और पदवी के अधिकार देगा। तो ये जितने भी छोटे छोटे राजा थे जिन्हों को खलीफा ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, इन सभी ने अपने आप को सुल्तान कहलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तुर्की, खानाबदोश और मध्य पूर्वी एशिया के बीच में लगातार युद्ध होते रहते थे। इनकी बात की जाए तो इनके पास अच्छी सैन्य कुशलता थी, इसलिए अब्बासीद खलीफा और ईरानी शासकों ने उसे इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। यानी कि हम बात करें तुर्की के क्षेत्र की और पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में तो जो एक जगह है ट्रांस में जो जनजातियाँ रहती थी ये जनजातियाँ खानाबदोश थी। यानी कि यायावर थी, घुमक्कड़ थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और चारे की तलाश में ये लोग आवाजाही करते थे। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो ये सैन्य कुशलता इनके अंदर बहुत अच्छी थी, लड़ने की क्षमता इनके अंदर अच्छी थी। ऐसे में अब्बासिद जो खलीफा था इसने क्या करा? इन लोगों को अपने धर्म में दीक्षित किया, इन्हें इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया और इन्हें क्या करा? रक्षकों, सैनिकों और दासों के रूप में भर्ती कर लिया। फिर धीरे धीरे करके इनको समझाया गया, इनको सिखाया गया, इस्लामी तौर तरीके समझाए गए, युद्ध की नीतियाँ समझाई गई और आगे चलकर कमांडर की भाषा, शिष्टाचार और प्रशासनिक नीतियाँ समझा के इन्हें ट्रेंड कर दिया गया और आगे चलकर इन्हीं के दम पर बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की। तो अगर हम बात करें 11th एंड 12th सेंचुरी में 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, या फिर मैं एक लाइन में बात करूं 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में पश्चिमी और मध्य एशिया की स्थिति सिर्फ इतनी सी है कि हर एक साम्राज्य अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, लेकिन उस समय का सबसे बड़ा जो साम्राज्य है वो है अब्बासिद साम्राज्य। लेकिन आगे चलकर अब्बासिद साम्राज्य का पतन हो जाएगा और छोटी छोटी शक्तियाँ अपने सर उठाने लग जाएंगी। आगे चलकर एक वंश होगा समानिद वंश जो कि 874 से 999 तक शासन करेगा। आगे चलकर इस वंश की सत्ता हटेगी और एक नया वंश आएगा यहाँ पर और इस वंश का नाम ही होगा गजनवी वंश जो कि 962 से 1186 CE तक शासन करेगा। अब बात ये आती है कि ये लोग हम पर आक्रमण करेंगे, बात वो नहीं है। बात यह है कि आक्रमण में हम हार जाएंगे, वो क्यों? तो यानी कि तुर्क सेना भारतीय सेना को हरा देगी, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण यह है कि मध्य एशिया में घोड़ों की बेहतरीन नस्ल थी, जबकि हमारे यहाँ जो दो घोड़े थे उनकी नस्ल बहुत निम्न थी। और कोई भी युद्ध जो उस समय, जैसे आज अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमारे पर बेहतर किस्म के ना तो हथियार हैं और ना ही ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं, क्योंकि किसी युद्ध को अगर मान लो हमें जीतना है तो हमारे पर बेहतर किस्म के हथियार होने और साथ ही साथ उन हथियारों को चलाने के लिए जो वाहन हैं। अगर इंडियन नेवी युद्ध लड़ रही है तो उसके पास पनडुब्बियाँ अच्छी होनी चाहिए और शिप अच्छे होने चाहिए। एयरफोर्स लड़ रही है तो उसके पास हवाई जहाज अच्छे होने चाहिए, लड़ाकू विमान अच्छे होने चाहिए, और थल सेना अच्छी हो जाए तो उसको टैंक वगैरह की सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से प्राचीन काल में युद्ध जो प्रत्यक्ष रूप से होते थे वो तलवारों से लड़े जाते थे और उसमें तलवार और घोड़ों की नस्ल अच्छी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तो मध्य एशिया की बात की जाए तो यहाँ दुनिया के सबसे अच्छे अश्व सेना थी, मजबूत और अनुशासित योद्धा थे, जबकि जो भारतीय योद्धा थे ये अनुशासित नहीं थे। हम छोटे मोटे युद्ध आपसी लड़ते थे। ये घोड़े अरब और भारत में आयात किए जाते थे। यहाँ के घोड़ों की जो देसी नस्लें थीं एशियाई घोड़ों की तरह अच्छी नहीं थी हमारे यहाँ की। और इवन तुर्क के जो घुर जनजाति के लोग थे, घुर लोग थे, ये तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है और यहीं से आएगा मोहम्मद गौरी। तो पहला कारण क्या था? घोड़ों की नस्ल का बहुत अच्छा होना और हमारे यहाँ के घोड़ों की नस्ल का खराब होना। दूसरी बात ये था कि इन तुर्क लोगों को युद्ध उपकरण आसानी से उपलब्ध थे, क्योंकि जो घुर का क्षेत्र था ना,
इसे घौर या घौर भी कहा जाता था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोहे की खानें थीं, धातु थे, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण भी होता था। घुर के लोग बड़ी संख्या में हथियारों और युद्ध उपकरणों का निर्माण करते थे और इवन पड़ोसी देशों में इन हथियारों का निर्यात भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे। जैसा कि हुद्दुल आलम के अनाम लेखक के शब्दों में, जो कि एक अनाम लेखक है, इस प्रांत से दास, कवच, कोट और अच्छे अस्त्र शस्त्र लाए जाते थे, ऐसा कहता है। एक और लेखक है, वो कहता है घुर और काबुल से लेकर कुर्लुक तक का पूरा इलाका जो था वो अल्ताई पहाड़ों का क्षेत्र था, जहाँ पर बड़े पैमाने पर तुर्की का आदिवासी थे और यहाँ पर हर एक बंदा लगभग धातु के काम में व्यस्त था और बड़े पैमाने पर अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। तो इसलिए युद्ध के लिए जो आवश्यक औजार थे वो यहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध थे। महमूद ने घुरिद हथियारों के मूल्यों को पहचाना, उनकी प्रशंसा भी की और घुरिद लोगों को बड़े पैमाने पर अधिकारी पद दिए ताकि इन लोगों को अपने साथ शामिल किया जाए, क्योंकि महमूद गजनवी ये जानता था कि युद्ध के लिए दो ही चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक होने चाहिए घोड़े अच्छे और दूसरा होना चाहिए लोहा। ऐसे में जिस क्षेत्र में लोहा पाया जाए उन लोगों को अपना बना लो ताकि वो आपके लिए अपना कार्य करें और उसके बाद युद्ध पे विजय आपकी है। और हमारे पास ऐसे हथियार नहीं थे। तीसरी बात यह है, तुर्की योद्धा जो भारत में सफल हुए उनके लिए जिम्मेदार कारक था उनकी गाजी भावना, क्योंकि गाजी की उपाधि लेकर उनके मन में ये भावना थी कि हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, अपने धर्म के लिए पूरे विश्व में जिहाद छेड़ देना है, अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए सामने आने वाली हर एक जनजाति को मिटा देना है। तो जब किसी व्यक्ति में ऐसी मोटिवेशनल सी पावर आ जाती है तो उसके सामने आने वाला हर बंदा फीका पड़ जाता है, और ये भावना थी तुर्क लोगों में। तो ये मेन रीज़न है तुर्कों की जीत के। पहला रीज़न घोड़े, दूसरा रीज़न हथियार और तीसरा रीज़न गाजी की भावना। चौथी बात हम सभी को पता है, जिसकी सेना अनुशासित होगी वही युद्ध जीतेगा। लगातार युद्ध और हमले होते रहे, लूट खसोट होती रही, बड़े पैमाने पर भारतीय संपत्ति को यहाँ से ले जाया गया और यही तो इनका उद्देश्य था। यहाँ से चैप्टर में बात की जाती है। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है जो हमने पढ़ी है यहाँ से यहाँ तक, कि क्या कारण थे जिसकी वजह से जो तुर्की योद्धा हैं ये जीतेंगे, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। इसके साथ साथ उस समय पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया की स्थिति कैसी है। अब बात ये आएगी कि पश्चिमोत्तर भारत में गजनी की घुसपैठ, यानी कि मोहम्मद गजनवी कैसे एंट्री मारेगा इंडिया में। तो अगर भारत में आपको एंट्री करनी है तो भारत की पश्चिमी सीमा में सबसे पहले आपको अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों को हराना शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे मध्य एशिया के तुर्की और गैर तुर्की गुट लगातार अपने आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाते थे, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते थे और इन प्रयासों में उन्होंने अफगानिस्तान के कई क्षेत्रों को जीत भी रखा था पहले से ही। इस तरह खुरासान में जो सामान्य शासक थे, यहाँ पर एक सेना अध्यक्ष था अल्प तैगीन। इसने क्या करा, गजनी की ओर कूच किया और खुद को एक स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया। तो जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करेगा तो उस समय वो अफगानी जो शासक थे उनसे युद्ध करेगा। इसके बाद फिर क्या होगा, जब वो भारत में देखेगा तो भारत में जयपाल नामक एक हिंदू शाही परिवार का शासन होगा। ऐसे में वो जयपाल को हराएगा, लेकिन जयपाल जब हार जाएगा तो उसकी और जयपाल की एक संधि हो जाएगी। 1001 में जयपाल के खिलाफ एक उग्र लड़ाई होगी और इस संधि में वो क्या करेगा, जयपाल को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देगा और उसे वहीं पर शासन करने का अधिकार दे देगा। लेकिन जयपाल जो था एक ऐसा राजा था जिसे सम्मान बहुत प्रिय था और ये कहा जाता है कि उसने अपने आप को आत्मदाह कर लिया। अंतिम संस्कार की चिता में उसने अपने आप को जला दिया, क्योंकि वो अपमान सहन ही नहीं कर सकता था कि वो एक बाहर के राजा से हार गया। इसके बाद जयपाल का बेटा आनंदपाल राजा बना और आनंदपाल और महमूद की सेना की फिर से एक लड़ाई होगी, जिसमें महमूद की सेना आनंदपाल की सेना को बहुत भारी क्षति पहुंच जाएगी। आनंदपाल लड़ाई में हार जाएगा और आगे चलकर उसे बहुत सारे क्षेत्र महमूद को सौंपने पड़ेंगे, बहुत सारा पैसा भी सौंपना पड़ेगा। 1010 में उनके बीच में एक संधि होगी और आगे चलकर आनंदपाल भी प्राकृतिक कारणों से मृत्यु को पालेगा। तो यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में गजनी की जो घुसपैठ है, मोहम्मद गजनवी जो भारत में आक्रमण करेगा, तो इस तरह से महमूद गजनवी छोटे छोटे सरदारों से युद्ध लड़ेगा और उसका सामना जो दो शक्तिशाली राजाओं से होगा, उनमें से होगा एक जयपाल और एक आनंदपाल, जिन दोनों को हरा देगा और उसके बाद पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और मुल्तान तक जीत लेगा। हालांकि कश्मीर को वो नहीं जीत पाएगा क्योंकि मौसमी जो परिस्थितियाँ थीं वो प्रतिकूल थी उसके, क्योंकि हम सभी जानते हैं सर्दियों में पहाड़ों पर युद्ध करना कितना ज़्यादा कठिन हो सकता है।
तो ये सब पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति और किस प्रकार से गजनी ने इन क्षेत्रों को जीता। अब आगे बात की जा रही है 11वीं शताब्दी में उत्तर भारत का राजनीतिक भूगोल कैसा था। देखिए, मैं बार बार आपको बता दूं, चैप्टर की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जब हम 11वीं शताब्दी की उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डामाडोल है। कोई भी एक बड़ा शासक यहाँ पर नहीं है और जो छोटे छोटे शासक हैं इनमें भी एकता का अभाव है। कोई भी एक विशाल साम्राज्य नहीं है, राष्ट्रीय एकता नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य में गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो शासन कर रहे होंगे, जैसे कि हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा भी है कि इस दौरान पालों का शासन चल रहा था, राष्ट्रकूटों का शासन चल रहा था और प्रतिहारों का, और इनके बीच में आपस में खुद ही लड़ाई झगड़े रहते थे। तो ऐसे में भारत में कोई भी एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो कि तुर्कों का आक्रमण का क्या कर सके, प्रतिकार कर सके। तो ऐसे में जो बड़े पैमाने पर इनके बीच की जो लड़ाइयाँ थी, उधर चालुक्य वंश के जो आपस में साम्राज्य के विस्तार के लेकर लड़ाइयाँ थी, इन सब को लेकर मतभेद था। कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन था जिन्होंने 26 सालों तक शासन किया। तो ऐसे में प्रतिद्वंद्विता तो थी, लेकिन कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि तुर्कों को रोक सके। और जिस देश में केंद्रीय सत्ता का अभाव हो उस देश को जीतना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स में महमूद के कारनामों का वर्णन किया गया है कि महमूद ने किस प्रकार से मथुरा को लूटा। जब हम बात करते हैं मथुरा की लूट की, तो ये हिंदू धर्म का एक प्राचीन स्थल था, उन दिनों मंदिरों से भरा हुआ था। उसे देखकर महमूद ने सोचा कि यह आदमी नहीं बल्कि किसी जिन्न ने बनाया होगा। गहनों के साथ चमकती हुई सोने और चांदी की मूर्तियाँ ऐसे विशाल खड़ी थी जिन्हें तौलने के लिए तोड़ना पड़ता था, यानी कि एक मूर्ति उठाने का दम नहीं था, मूर्ति को तोड़ तोड़ के ले जाया गया। उसे शहर की दीवार जो एक मजबूत पत्थर से बनी हुई थी, बाढ़ से बचाने के लिए यमुना नदी पर 2 ऊंचे द्वार थे, बड़े बड़े चबूतरे थे। शहर के 2 किनारों पर मंदिरों के साथ हजारों घर थे जिनके साथ मंदिर जुड़े थे। सभी को पक्की इमारतों के साथ लोहे की मजबूत सलाखें थीं। दूसरी ओर अन्य इमारतें लकड़ी के खंभों पर टिकी हुई थी। शहर के बीच एक मंदिर था जिसकी बारीकी और विशालता की गहनता और चित्र का कोई विवरण कर ही नहीं सकता था। खुद गजनवी कहता है कि अगर उसके बराबर कोई एक इमारत का निर्माण करना चाहे तो उसके लिए 1 करोड़ दिनार खर्च कर दिए जाएं, तब भी वो नहीं बना पाएगा ऐसी इमारतें। कम से कम 200 साल लगेंगे अगर ऐसी इमारतें हमें बनवानी हैं। लेकिन सभी मंदिरों को मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डालकर आग से जला दिया गया। मथुरा शहर में 20 दिनों तक तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। कहा जाता है शुद्ध सोने की 5 महान मूर्तियां, मणिक की आंखें, अन्य कीमती पत्थरों के अलंकरण, साथ में बड़ी संख्या में चांदी की छोटी मूर्तियों को लूटा गया। कुल वजन 100 से अधिक ऊँटों के भार के बराबर था, यानी कि जितना वजन 100 ऊँटों के भार में होता है, 100 ऊँटों का जितना वजन होता है उतना वजन का सोना चांदी यहाँ से लूटा गया। जबकि बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया, 5000 से भी ज़्यादा लोगों को कैद किया गया, कई मूल्यवान सामग्रियां ले जाई गई। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि ये आक्रमण कितना खतरनाक था। इतिहासकार लिखते हैं कितनी शानदार जीत है। अगली जीत उसकी थी प्रतिहारों की राजधानी, गुज्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज, जिसे हिंदुस्तान का उस समय सबसे बड़ा शहर माना जाता था। गंगा घाटी में ये सबसे आश्चर्यजनक पड़ाव था। राजा को मात्र इतना ही पता चला कि सुल्तान ने आक्रमण किया है, तो वहाँ का राजा भाग गया कन्नौज का। इस महान गंगा शहर के 7 किलों को एक ही दिन में गिरा दिया गया। कन्नौज के सभी भव्य मंदिरों से एक को भी नहीं छोड़ा गया। न ही पड़ोसी राजा अधिक भाग्यशाली थे। शुरुआत में पड़ोसी राजाओं ने सोचा कन्नौज ही तो पिट रहा है, हमें क्या। लेकिन आगे नज़र महमूद गजनवी की उन्हीं राजाओं पर थी और आगे चलकर उन राजाओं को भी हराया गया। रास्ते में जब वो सामान लेकर जा रहा था महमूद का बेड़ा, तो रास्ते में जाटों का एक युद्ध होता है और जाट इनके माल को लूटने के लिए इन पर आक्रमण कर देते हैं। जाटों को उस समय लुटेरा माना गया है। तो ऐसे में थोड़ी दिन प्रतिकार होगा, लेकिन आगे महमूद गजनवी ही सफल होगा। महमूद गजनवी ने 1019 से लेकर 1021 में गंगा घाटी में 2 और छापे मारे, लेकिन उसे उसका इतना लाभ नहीं मिला जितना मथुरा की लूट में मिला था। ग्वालियर के राजपूत राजा ने महमूद के खिलाफ हिंदूशाही सम्राट की मदद की थी। महमूद ने हिंदूशाही और चंदेल राजाओं दोनों को हराया। महमूद ने विद्याधर से एक मामूली रकम स्वीकार कर ली। तो अगर हम देखें तो महमूद ने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ के राजाओं को हराया, जिसका कारण हम पहले ही बता चुके हैं कि उनकी सेना कितनी अच्छी थी। उन्होंने न सिर्फ भारतीय क्षेत्रों को हराया बल्कि बड़े पैमाने पर तबाह भी किया, जैसा कि यहाँ पर एक और बॉक्स में बताया गया है कि महमूद गजनवी ने किस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर की बात किया तो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था ये अपनी समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और उतना ही फेमस ये अब हुआ जब मोहम्मद गजनवी ने इसे लूटा, यानी कि इसकी प्रसिद्धि का लाभ महमूद गजनवी ने खुद उठा लिया। 1000 ब्राह्मण मंदिर की सेवा और इसके खजाने की रक्षा करते थे। जब इसका आक्रमण हुआ तो राजा भाग गया और
बड़े पैमाने पर इन ब्राह्मणों की हत्या की गई। सैकड़ों नर्तकियां और गायक यहाँ प्रदर्शन करते थे। मंदिर के गर्भगृह में प्रसिद्ध लिंग जगमगाते हुए रत्नों से था। यह आभूषणों से सजाया गया था और ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा ली गई। यहाँ मूर्तियाँ तोड़ दी गई, इसलिए महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। भारत के जितने भी बेहतरीन रत्न थे वो यहाँ पर थे, सारे लूट लिए गए। 50,000 हिंदुओं को मारा गया और दीवारों को तोड़ दिया गया। महान पत्थर को नीचे गिरा दिया गया, उसके टुकड़ों को विजेता के महलों में बना दिया गया। बड़े पैमाने पर बताया जाता है कि 10 लाख पाउंड का खजाना लगभग लुटेरा लूट कर ले गया। सोमनाथ की तबाही ने गजनी के महमूद को चैंपियन और इस्लामिक आस्था का पथ प्रदर्शक बना दिया। पूरे तुर्क में इसकी जय जयकार होने लगी, इसके सेना का गुणगान किया जाने लगा। महमूद के जो ये सफल अभियान थे, इन अभियानों की ताकत और पैमाने ने उसके और उसके सैनिकों को सामने आने वाली कठिनाइयों को कम नहीं आंका। हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल आसानी से जीतते गए। कई बार उनके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, कई बार कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह किया, पानी की कमी से कई बार उसकी सेना मर गई, रेगिस्तान में भटक गई। कुछ लोग जो बच गए वो जाटों के हाथों में पड़ गए। उन्होंने लूट की वस्तुओं से लदे हुए थके हुए सैनिकों को बड़े पैमाने पर जाटों ने परेशान किया। कहा जाता है कि आगे चलकर महमूद गजनवी ने एक बहुत बड़ी नौसेना के माध्यम से, जहां 1400 नावों पर नैफ्टा बम के साथ आए और उन्होंने जाटों को 4000 जाटों को मारा। हालांकि ये चीज़ें गलत लिखी गई हैं इतिहास में। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में नेवी की ज़रूरत है ही नहीं। इतनी बड़ी नाविक शक्ति हो ही नहीं सकती उस समय, क्योंकि अगर हम वास्तव में नाविक शक्ति में इतने ज़्यादा मजबूत होते तो शायद आगे चल के आक्रमणकारी हमें जीत ही नहीं पाते। खैर, कुछ भी हो, मोहम्मद गजनवी की जीत हुई और जब वो अपने क्षेत्र लौटा तो उसने लगभग 3 साल तक वहाँ के लोगों का कर माफ़ कर दिया, क्योंकि उसे लूट में इतना माल प्राप्त हुआ था। इतिहास लिखता है कि महमूद गजनवी एक साहसी योद्धा था। उसके पास बहुत सारी सैन्य क्षमताएं थीं, उसके पास बहुत सारी राजनीतिक उपलब्धियां थीं। गजनी के एक छोटे से राज्य का शासक एक बड़े विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। हालांकि गजनवी साम्राज्य में फारसी साहित्य का संरक्षक भी था। उसके शासनकाल में फिरदौसी, अलबरूनी, युजारी और उनसुरी जैसे लेखक भी हुए थे। उसके द्वारा गजनी राज्य में धूमधाम प्रदर्शन और भव्यता ज़्यादातर भारत के लूट के धन से ही संभव हो सकती थी। यानी कि इसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपना शासन चला पाता। भारत की लूट ही उसे उसका शासक बना पाई। आगे चलकर गजनवी वंश का पतन हो जाएगा और एक नए वंश का उदय होगा और उस वंश का नाम होगा गौरी वंश। तो भारत में धन की लूट के बावजूद महमूद एक अच्छा और सक्षम शासक नहीं बन पाया, क्योंकि वो अपने देश में कोई एक बड़ा संस्थान नहीं बना पाया। गजनी के बाहर उसका शासन जो था वो अत्याचारी था। शायद यही कारण था इतिहासकार ने उसे सिर्फ और सिर्फ एक लुटेरा कहा है। यानी कि वो लूट तो अच्छे से कर पाया, लेकिन शासन अच्छे से नहीं कर पाया, राजनीति अच्छे से नहीं चला पाया, अपने क्षेत्र में अपना दबदबा कायम नहीं कर पाया। गजनवी और सेल्जुक साम्राज्य के बीच एक छोटे अलग प्रांत में एक जगह थी घुर, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि घुर अपने लोगों, अपनी धातु, अपने लोहे और अपने हथियारों के लिए प्रसिद्ध था। और यहीं से एक नए वंश का उदय होता है, गौर वंश। तो गौर शासक या फिर शशबनिद छोटे स्तर पर पहले पशुपालक मुखिया थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में हेरात में हस्तक्षेप करके खुद को सर्वोच्च बनाने की कोशिश करी। यानी कि वे लोग जो पशु पालते थे, पशुपालकों के मुखिया थे, इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने ये किया कि 12वीं शताब्दी में हेरात की राजनीति में हस्तक्षेप किया, छोटे छोटे युद्धों में भाग लिया और सबके सामने ये दिखाने की कोशिश करी कि सर्वोच्चता अगर है तो वो उनके पास है। और आगे चलकर सेल्जुकिड राजा के खिलाफ वो विद्रोह कर देंगे। गजनवी गौरियों को खतरा महसूस करते थे। ऐसे में जो गौरी राजा था अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को कैद करके उसे जहर दे दिया गया। इससे क्रोधित होकर हुसैन शाह ने गजनवी शासक बहराम शाह को हरा दिया। गजनी शहर को लूटा गया और तहस नहस कर दिया गया। यानी कि जो गजनी के शासक भारतीयों को लूट कर ले गए थे, उन्हें घुर की कुछ जनजातियों ने आकर लूट लिया और यहीं से गौर वंश के उदय हुआ और मोहम्मद गौरी आगे चलकर राजा बना। लेकिन मोहम्मद गौरी का राजा बनना हमारे लिए कोई अच्छा संकेत नहीं था। 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी हम पर आक्रमण करेगा तो उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी है, चैप्टर में ये बताया जा रहा है। तो 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गौरी हम पर आक्रमण करने आएगा तो भारत की राजनीतिक स्थिति कोई ज़्यादा खास नहीं होगी। उस समय दिल्ली पर चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। राजपूत आपस में ही युद्ध में उलझे रहते थे। किसी भी एक शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता का उदय नहीं था। छोटी छोटी सत्ताएं अपनी अपनी रियासतों में शासन कर रही थीं। हर एक रियासत को ये लगता था कि अगर दूसरा वाला राजा हार भी जाएगा तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो लेकिन इस काल का जो सबसे शक्तिशाली राजा वो था चहमानों का चौहान। दिल्ली, मथुरा, गुजरात, राजपूताना सब उसके क्षेत्र में थे। चौहान राजा विग्रहराज ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी और 1151 में दिल्ली के तोमर राजाओं से उसने दिल्ली को छीना था। उसने दिल्ली और झांसी के बीच पर क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था और इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान तृतीय लोक कथाओं में पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि उस समय का सबसे सम्मानित राजा था, सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित सम्राट था। 16 साल की उम्र में सिंहासन संभाला और राजपूतों में तेजी से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि उसकी विजय ही उसके विरोधियों में विरोध कर गई और जब उसने युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी के खिलाफ तो किसी भी राजा ने उसका साथ नहीं दिया। तो बताया जाता है कि जब वो खजुराहो और महोबा के चंदेलों की तरफ लड़ाई करेगा तो वो चंदेल बड़े पैमाने पर अपने साहस का परिचय देंगे। आला उदल और पृथ्वीराज रासों में इस प्रकार की बहुत सारी वीरता की कहानियाँ लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से भारत की राजनीति थी कब? मोहम्मद गौरी के शासन काल के समय। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं भारत की राजनीति अस्थिरता का शिकार थी। हालांकि एक बड़ा सम्राट था। कौन सम्राट था वो? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के आपसी युद्ध, साम्राज्य के विस्तार के परिणाम स्वरूप उसके अपने ही देश के राजाओं के साथ क्या हो गए थे? बैर हो गया था। कई राजाओं का उसने युद्ध के माध्यम से जीता और कई राजाओं के साथ उसने वैवाहिक संधि के माध्यम से संधि की। जैसे कि बताया जाता है जब जयचंद से लड़ाई हुई तो कहानी के अनुसार उसकी बेटी संयोगिता को उसके स्वयंवर ने पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया, जिसने जयचंद के गुस्से को और भड़का दिया। तो जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तो युद्ध में कोई राजा आपका साथ देगा भी तो क्यों देगा। इस अवधि के दौरान गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में चालुक्यों का शासन है, जिन्होंने माउंट आबू के पास गौरी वंश के लोगों को हराया भी था। लेकिन उसके बाद गौरी वंश जो था वो गुजरात की तरफ नहीं जाएगा और वो उत्तर भारत की तरफ जाएगा, मुल्तान और लाहौर के रास्ते से। अब ऐसे में 1191 में तराइन का पहला युद्ध होगा और 1191 के तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय होगी और मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हार जाएगा। तो यानी कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को जीतता हुआ मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान तक आ चुका है। गौरी ने पंजाब में तबर हिंद के किले पर कब्जा कर लिया है। तबर हिंद दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ने स्थिति को निपटने के लिए तुरंत के तुरंत अपनी सेनाओं के साथ कूच कर दिया। देखिए लेक्चर बड़ा है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन चैप्टर ही लेंथी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर भी मेरी कोशिश है मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। तो 1191 में दोनों सेनाओं के बीच एक युद्ध होगा। पृथ्वीराज ने गौरी को जीता ही नहीं बल्कि उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया इस युद्ध में। वो तो भला एक खिलजी घुड़सवार का जो गौरी को वहाँ से बचा ले गया, वरना गौरी की मृत्यु वहीं पर सुनिश्चित थी। हालांकि इतिहासकारों का ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी का पीछा करना चाहिए था और उसे वहीं मार गिरा देना चाहिए था ताकि वो वापस आ ही ना पाए। लेकिन हम लोग जो थे वो अपनी ही युद्ध कला में अपनी ही विजय का बखान करते हुए वहीं पर रुक गए और दूसरे पर हंसने लगे। 1192 में एक बहुत बड़ी सेना लेकर मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान में फिर से आक्रमण करेगा मोहम्मद गौरी पर और इस बार वो अच्छी तैयारी के साथ आएगा। कहा जाता है उसकी सेना में 1,20,000 सैनिक शामिल थे। बड़े पैमाने पर वो बख्तरबंद और लैस थे। फरिश्ता नाम का इतिहासकार बताता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसमें लगभग 3 लाख घुड़सवार और 3,000 हाथी थे। हालांकि इस तरह के आंकड़े पृथ्वीराज पर गौरी की जीत को सुनिश्चित करने और पैमाना दिखाने के लिए हो सकता है अतिशयोक्ति हो। फरिश्ता ने यही बताया कि पृथ्वीराज ने दूसरे हिंद के राजाओं से मदद मांगी, लेकिन वो लोग गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज का चौहान का साथ देने से उन्होंने मना कर दिया। तराइन के दूसरे युद्ध में जो तुर्की सेना थी उसने एक नीति के तहत युद्ध लड़ा था, जहां आधी सेना दिखी थी और आधी सेना छिपकर वार कर रही थी। सतीश चंद्रा का कहना है कि तराइन का दूसरा युद्ध स्थिति की तुलना में आंदोलन ज़्यादा था। ये एक बेइज्जती का बदला था। जहां भारत के जो घुड़सवार थे वो धीमी गति वाले थे, भारत की सेना इस प्रकार के युद्ध की तैयारी नहीं कर रखी थी, जिसके परिणामस्वरूप तराइन के दूसरे युद्ध में चौहानों की हार होती है और इस प्रकार से मोहम्मद गौरी का शासन भारत में शुरू हो जाता है। आगे अगर चैप्टर में बात की जाए तो चैप्टर में जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं तक बनते हैं। आगे चलकर बस चैप्टर में ये बताया गया है कि मोहम्मद गौरी जब जीत जाता है तो उसके बाद अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में शासन करने के लिए छोड़ देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जितने भी भारत में विद्रोह होंगे उन विद्रोह को दबाने में सफल रहेगा
और अपने क्षेत्र और साम्राज्य का विस्तार करेगा। हालांकि आगे चलकर मोहम्मद गौरी एक बार फिर से आक्रमण करेगा, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। चैप्टर यहीं पर ये फिनिश होता है। आगे चैप्टर में आप कहेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि तुर्की की विजय और राजपूतों की हार के कारण, तो वो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि भारतीय सेनाएं क्यों हारी, क्योंकि भारत में एकता का अभाव था। भारत की जो सैनिक व्यवस्था थी वो निम्न स्तर की थी। भारत के जो घुड़सवार घोड़े थे वो निम्न स्तर के थे। भारत की जो तलवारें, भारत में जो सेना शस्त्र अस्त्र थे वो भी क्या थे, निम्न किस्म के। सबसे बड़ी बात ये थी, जो भारत के राजा थे उन्होंने इन तुर्कों की शक्ति को कमतर करके आंका, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें युद्ध में हार मिली। तो ये सब बातें हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप किताब से पढ़ेंगे आपको चीज़ आसानी बनेगी। आगे चैप्टर में गजनवी वंश और गौरी वंश की तुलना की गई है, जो कि ऑलरेडी हमने गजनवियों को भी पढ़ लिया है और मोहम्मद गौरी को भी पढ़ लिया है। तो ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। यहाँ से आगे सारांश है चैप्टर का। आई होप से ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।